Welcome to Skyland Education, the Education Hub. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोकन्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का टॉपिक रहेगा सी टोकन्स। किसी भी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो टोकन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम बिना टोकन के प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ सी लैंग्वेज के टोकन्स की ही बात करेंगे। टोकन सी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको टोकन क्लियर नहीं हो रहा होगा। अभी आप थोड़ा थ्योरी पढ़ें। अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर कर दूँगी और उसके बाद आपको टोकन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा पहले बेसिक देख लें यहाँ पे। तो जो टोकन होते हैं वो सी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है। ऐसे ही जब हम सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो टोकन से मिलके बना हुआ होता है। तो जैसे अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो वो वर्ड के बिना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें सी में कोई प्रोग्राम बनाना है तो वो सी टोकन्स के बिना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोकन्स होते हैं वो सी लैंग्वेज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं और वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए बेसिक कंपोनेंट भी होते हैं। सी लैंग्वेज में 6 टोकन्स होते हैं। फर्स्ट है आपका कीवर्ड्स, सेकंड है आपका आइडेंटिफायर्स, थर्ड है आपका स्ट्रिंग्स, फोर्थ है आपका ऑपरेटर्स, फिफ्थ है कॉन्स्टेंट्स एंड सिक्स्थ है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स। चलिए अब हम इन सभी टोकन्स को वन बाय वन विद एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में बहुत सारे टोकन्स हैं। हमने अभी 6 टाइप के टोकन्स पढ़े हैं। तो मैंने जो एग्जांपल बनाया है इसमें हमने सारे ही टाइप के टोकन्स लिए हैं। अब हम इनको कैटेगराइज करेंगे कि जो सिंबल है या फिर वर्ड है वो कौन कौन सा टोकन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे एग्जांपल की जो स्टार्टिंग हो रही है वो कर्ली ब्रेसेस से हो रही है। यहाँ पे आपको एक ओपनिंग मिल रही है और यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग मिल रही है। देन आपको ये सेमी कॉलन दिख रहा है, बीच बीच में आपको ये कोमा दिख रहे हैं। तो ये सब हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और इनको हम पंक्चुएशंस भी बोलते हैं या पंक्चुएटर्स भी बोलते हैं। तो जो आपका एक टोकन का टाइप है वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी होता है और आपका जो कर्ली ब्रेसेस होंगे, जो आपका कोमा होगा, सेमी कॉलन होगा, ये सब आपके स्पेशल कैरेक्टर्स में आएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके मीनिंग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पहले से ही फिक्स होते हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ना हम इनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। और ये एक प्रॉपर वर्क के लिए बने होते हैं। जिस वर्क के लिए बने होते हैं ये सिर्फ उसी काम को करते हैं, इसके अलावा ये कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इंट है, ये फ्लोट है और ये आपका कैर है। तो ये तीनों ही कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स भी हमारा टोकन होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटर्स लिए हुए हैं जैसे इक्वल, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और हमने यहाँ पे प्लस भी लिया हुआ है। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स भी टोकन्स ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर्स। हम जब वेरिएबल्स के नेम देते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं। तो आपको प्रोग्राम में कुछ आइडेंटिफायर्स भी दिख रहे हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई। ये हम लोगों ने खुद से डिफ़ाइन किए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनके नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं और आइडेंटिफायर्स भी टोकन ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी ली हुई हैं। जैसे हमने ए को 10 दे दिया है, बी को हमने 12 दे दिया है, सी को हमने 10.5 दे दिया है और ई को हमने स्काईलैंड एजुकेशन दे दिया है। तो ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे इनकी वैल्यूज़ हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी। इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी हमारा एक टोकन ही है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि एक एरे है ई।
और यहाँ पे हमने इसको जो वैल्यू असाइन की है वो है स्काईलैंड एजुकेशन। तो ये जो स्काईलैंड एजुकेशन है ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग भी एक टोकन ही होती है। स्ट्रिंग क्या होती है स्टूडेंट्स की, जब हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पे स्काईलैंड एजुकेशन क्या है, आपकी स्ट्रिंग होगी। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारे पास 6 टोकन्स होते हैं और यहाँ पे मैंने आपको विद एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से टोकन्स हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आई होप कि अब आपको टोकन्स में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। मैंने आपको एक टर्म और बताई थी कि ये स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, इनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर का नेम दिया है तो आप अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम जब रन हो रहा है तब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट होगी। अगर आप यहाँ पे कोई और नेम दे देते हैं तो आप उसको भी क्या फर्दर ब्रेक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप इंट देखते हैं तो इंट क्या है, हमारा कीवर्ड है। क्या अब आप इंट को ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप कैर को ब्रेक करना चाहें तो क्या आप ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोकन्स होते हैं वो सी लैंग्वेज की स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जो सी का प्रोग्राम होता है वो टोकन से ही मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, कीवर्ड्स। अब हमने जितने भी टोकन्स पढ़े हुए हैं उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जिससे आपको सारे टोकन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जी, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं, उनका जो वर्क होता है वो भी पहले से ही डिफाइन होता है। और ना तो हम इनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उसके जो लेटर्स होते हैं ना, मतलब जैसे कुछ स्मॉल लेटर में है, कुछ कैपिटल लेटर्स में है, हम उनका केस भी चेंज नहीं कर सकते हैं जिस केस में वो लिखे हुए हैं। यानी अगर लोअर केस में है तो लोअर केस में, वैसे अपर केस में कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो जिस केस में वो लिखे हुए हैं हमें सेम टू सेम उसी केस में लिखना होता है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो कीवर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं कि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं और इनको हम रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं। प्री डिफाइन का मतलब क्या, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, इनका वर्क भी पहले से ही डिफाइन होता है। वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, और इनकी अपनी खुद की इम्पोर्टेंस होती है। और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनकी सबकी खुद की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, यानी सबका खुद का अपना वर्क होता है। जैसे इंट है तो इंट का यूज़ होता है इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, फ्लोट का यूज़ होता है फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। Since keywords are predefined word used by compiler, so they cannot use as variables name। और जो keywords होते हैं उनको हम variable के name के रूप में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो वर्क है वो तो पहले से ही डिफाइन है, तो वो तो सिर्फ उसी वर्क को करेंगे, तो हम variable के नेम में उनको नहीं ले सकते हैं। If keywords are used as variable name, it means that we are assigning a different meaning to the keywords, which is not allowed। यानी अगर हम कीवर्ड्स के नेम को एज अ वेरिएबल ले रहे हैं तो यानी हम उनकी फंक्शनैलिटी चेंज कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी कीवर्ड की फंक्शनैलिटी चेंज कर सकें। इसीलिए हम वेरिएबल्स के नेम में कीवर्ड्स को नहीं ले सकते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऑटो है, केस है, कॉन्स्ट है, डिफ़ॉल्ट, डबल, एनम, फ्लोट, गो टू। तो ये सब हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ये जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं इनका एक प्रॉपर वर्क है और ये सिर्फ उसी वर्क को करते हैं। यानी जब ये सी लैंग्वेज लिखी गई थी उसी टाइम पे इनका वर्क डिफ़ाइन कर दिया गया था कि भाई ये वर्ड ये वाला वर्क करेगा, ये वर्ड ये वाला वर्क करेगा। तो इनकी जो डेफिनेशन है ना वो ऑलरेडी लिखी हुई है, वो ऑलरेडी सेव है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वर्क को ही परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट टोकन है हमारा आइडेंटिफायर्स। स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स के, फंक्शंस के, एरे के या फिर स्ट्रक्चर्स के नेम होते हैं। यानी जो नेम हम लोग खुद से देते हैं। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल देखा था हमने उसमें इंट ए लिया हुआ था, बी लिया हुआ था, कैर ई लिया हुआ था, फ्लोट आई थिंक सी लिया हुआ था। तो जो ये हमने ए बी सी डी ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो सारे नेम्स होते हैं जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ये आइडेंटिफायर्स होते हैं।
तो थोड़ा सा इसको और स्टडी कर लेते हैं। आइडेंटिफायर्स इन सी आर यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ये मैंने अभी आपको बताया ही है। आइडेंटिफायर्स इन सी आर दी यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यानी इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनके नेम क्या देते हैं। जो हम नेम देते हैं वो अकॉर्डिंग टू आर प्रोग्राम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सम करना है, तो अगर हमें सम करना है तो हम वेरिएबल का नेम सम दे सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम अपने वेरिएबल का नेम सब दे सकते हैं, यानी SUB दे सकते हैं। अगर हमें फंक्शंस बनाने हैं, तो अगर हम डिवीज़न के लिए फ़ंक्शन बना रहे हैं तो हम उस फंक्शन का नेम डिवीज़न दे सकते हैं या DIV दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है, और जो कोई अदर यूज़र भी उसको पढ़ता है ना, तो वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कैन बी कंपोज ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट्स, बट द स्टार्टिंग लेटर शुड बी ईदर एन अंडरस्कोर और एन अल्फ़ाबेट। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज एज कीवर्ड। ये तो हमने अभी अभी देखा है पॉइंट की जो आइडेंटिफायर्स के नेम होते हैं वो हम कीवर्ड नहीं ले सकते। ये जस्ट मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पे भी एक और पॉइंट बताया हुआ है इन्होंने, ये हम अभी आगे स्टडी कर लेते हैं कि जब हम आइडेंटिफायर्स के नेम देते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो वो रूल्स क्या क्या होते हैं कि जब हम आइडेंटिफायर्स के नेम देते हैं तो उसमें हम स्मॉल लेटर्स भी ले सकते हैं, यानी अपर केस लेटर, और लोअर केस लेटर भी ले सकते हैं। उसमें हम डिजिट भी ले सकते हैं और उसमें हम अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। तो सिर्फ ये 4 चीज़ें ही आइडेंटिफायर के नेम में पॉसिबल हैं। या तो आप अल्फ़ाबेट में लोअर केस में ले सकते हैं, या आप अपर केस में ले सकते हैं, या तो आप डिजिट ले सकते हैं, या तो आप अंडरस्कोर ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो जो स्टार्टिंग होगी या तो वो अंडरस्कोर से होगी और या तो फिर वो किसी अल्फ़ाबेट से होगी। जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो वो डिजिट से नहीं होगी। तो अभी हम रूल्स देख लेते हैं इसके। तो भाई सबसे पहला रूल है आपका, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। यानी जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो या तो हम अल्फ़ाबेट से करेंगे या तो फिर हम अंडरस्कोर से करेंगे, और उसके बाद आप किसी डिजिट को रखना चाहें तो आप डिजिट रख सकते हैं, आप किसी और कैरेक्टर को रखना चाहें तो कैरेक्टर को रख सकते हैं, आप अंडरस्कोर रखना चाहें तो अंडरस्कोर रखते हैं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन स्टार्टिंग आपको किसी अल्फ़ाबेट से ही करनी है या फिर आपको अंडरस्कोर से करनी है। नेक्स्ट है आपका, इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आइडेंटिफायर के नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। आप स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट रखें या अंडरस्कोर रखें, उसके बाद आप डिजिट रख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, in identifier both upper case and lower case letters are distinct, therefore we can say that identifiers are case sensitive। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको दिखाया था, आपने एक वेरिएबल बना लिया ए और आपने एक और वेरिएबल बना लिया कैपिटल ए के साथ। तो अब आप इन दोनों को ही प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग हैं, यानी स्मॉल ए अलग है और कैपिटल ए अलग है। तो यही इसमें बोला गया है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों डिफरेंट हैं, आप दोनों को ही एक प्रोग्राम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर। जब आप आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस या फिर कोमा अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कोमा लगा देते हैं तो वो ना दूसरा ही वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि कोमा क्या होता है, सेपरेटर का काम करता है। तो जहाँ पे भी कोमा आ जाएगा यानी हमने वहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम स्टॉप करके अब हम दूसरा नेम दे रहे हैं, तो कोमा भी पॉसिबल नहीं है और ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफायर्स शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज़ मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू यूज़। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हम आइडेंटिफायर्स के नेम देते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, जो भी हम वर्क उसे परफॉर्म करा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट होने चाहिए, जिससे आपके लिए भी वो ईजिली रीडेबल होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। और अगर कोई और यूज़र उसको रीड करता है या आप किसी और को अपना प्रोग्राम दिखाते हैं तो वो उसके लिए भी ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं।
यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। पहले मैंने लिखा है इंट रोल नंबर, तो इंट यहाँ पे हमारा कीवर्ड है और ये जो रोल नंबर है ये हमारा आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने स्टार्टिंग की है वो अल्फ़ाबेट से की हुई है और ब्लैंक स्पेसेस तो इसमें अलाउ होते नहीं है। तो अगर हमें ना दो वर्ड्स को सेपरेट करना है तो हम अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं कि भाई आपको रोल अलग दिखाना है और नंबर अलग दिखाना है, तो आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डबल और परसेंटेज। डबल यहाँ पे कीवर्ड है और परसेंटेज आपके वेरिएबल का नेम है, यानी आपका आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है फ्लोट एवरेज। फ्लोट यहाँ पे कीवर्ड होगा एंड देन एवरेज आइडेंटिफायर का नेम होगा। देन मैंने लिया है वॉइड F1, तो वॉइड यहाँ पे कीवर्ड है और F1 यहाँ पे फंक्शन का नेम है। देन मैंने लिया हुआ है इंट, यहाँ पे भाई ये आई स्मॉल होगा, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इंट ए। तो ये जो ए है ये एक एरे है। ये मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो वेरिएबल्स, किसी फंक्शन के या किसी एरे के नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपका फंक्शन है और ये आपका एरे है। यहाँ पे हम कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स देख लेते हैं। तो ये है आपका सैम, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से है तो ये वैलिड है। ये आपका ABC है, ये भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से है तो ये भी वैलिड होगा। यहाँ पे ये एक वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब किसी अल्फ़ाबेट से हो रही है तो ये भी वैलिड है और बीच में अंडरस्कोर लगा हुआ है तो ये भी वैलिड होगा। देन आपका है DIV, तो ये भी वैलिड है क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग हो रही है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है क्योंकि स्टार्टिंग भी अल्फ़ाबेट से हो रही है और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे डिजिट्स हैं तो ये भी वैलिड होगा। एंड देन ये भी वैलिड है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आइडेंटिफायर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होती है? अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो सी लैंग्वेज में जब हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तब हम एरे का यूज़ करते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे वही स्ट्रिंग से हो जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग को हमें स्टोर करना है तब हम एरे का यूज़ करते हैं। ये जो एरे है ये थोड़ा बाद का टॉपिक है तो इसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी बाद का टॉपिक है और अभी फ़िलहाल तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको आने वाले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जो स्ट्रिंग होती है उसको स्टोर करने के लिए हम सी लैंग्वेज में एरे का यूज़ करते हैं। और जब ये स्ट्रिंग एरे में स्टोर होती है तो एरे का जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर होगा, जो सबसे एंडिंग में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी नल वैल्यू स्टोर होगी। तो नल का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है। तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इन C आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग नल कैरेक्टर /0 एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग के लास्ट में क्या स्टोर होता है, एक नल वैल्यू स्टोर होती है। और यहाँ पे जो नल होता है वो स्ट्रिंग के एंड को डिनोट करता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। जब हमें सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है तब हम उसको डबल कोटेशंस के अंदर रखते हैं, और अगर हमें कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं तब हम उनको सिंगल कोटेशन के अंदर रखते हैं। यानी कि अगर सिंगल कोटेशन के अंदर रख रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ कैरेक्टर, और अगर डबल कोटेशन के अंदर रख रहे हैं दैट मीन्स दिस इज़ अ स्ट्रिंग। द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट द स्ट्रिंग कंटेन्स। और जो स्ट्रिंग का साइज़ होगा वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रीति है तो मेरे नेम में 6 कैरेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग है ना, ये प्रीति स्ट्रिंग जो है उसका जो साइज़ होगा वो 6 होगा। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है जिसका नेम क्या है भाई A है, और यहाँ पे हमने इसका साइज़ दिया हुआ है 16। तो 16 का मतलब ये है कि ये 16 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे हमने इसमें एक स्ट्रिंग डाली हुई है, स्ट्रिंग है हमारी स्काईलैंड एजुकेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का जो साइज़ होगा वो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप साइज़ नहीं देते हैं तो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली जो हमारा ये वेरिएबल है यानी जो हमारा ये एरे है ये ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग साइज़ ऑक्यूपाई कर लेगा। जब आप इस स्ट्रिंग को किसी एरे में स्टोर कराएंगे तो ये इंटरनली कुछ इस फॉर्म पे स्टोर होगा कि S अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा, L अलग हो जाएगा, देन A एंड D।
तो जो हमने स्ट्रिंग दी है जब वो स्टोर होती है तो वो कैरेक्टर्स की फॉर्म पे स्टोर होती है। कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर, और स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन जो स्ट्रिंग होती है जब वो एरे में स्टोर होगी तो वो एक कैरेक्टर्स की फॉर्म पे स्टोर होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और स्ट्रिंग टोकन्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स टोकन्स को कवर करेंगे। कीप लर्निंग विद स्काईलैंड एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।